लेक्चर है हमारा सेल। सेल क्या होता है, बायोलॉजी का लेक्चर होगा ये। लास्ट में एज यूजुअल हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और मेरे इस लेक्चर से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। सारी चीज़ें कंसेप्ट दूंगी, ड्यूरेशन पे मत जाना, सुकून से धीरे धीरे सुनना, समझने की कोशिश करना और खुद सुन सुन के नोट्स बनाने की कोशिश करना। कुछ बच्चे बहुत पंचुअल हैं, मैंने देखा है, मॉनिटर किया है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लिखिए और तुरंत टेलीग्राम जो हमारा है उस पर आप भेजिए, ठीक है। हर एक के नोट्स मैं खुद से पर्सनली देखती हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं ये जैसे ये जो फिगर है ना, आपको एक मिनट, ये जो भी आपका फिगर है ना, कोशिश करो ना आप ऐसे ही लिखने का। ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेशक आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा फॉर्मेट याद नहीं हो पा रहा है कि यार कैसा शेप बना है, मुझे उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा है, तब आप वैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखिएगा ना तो क्या होगा, जब आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान पे आएगा कि यार यहाँ इस कोने में कुछ एक वर्ड लिखा था, तो पॉइंट्स ऐसे याद होते हैं। तो इसलिए आप ऐसे ही कोशिश कीजिए लिखने के लिए, ठीक है। चलिए आज का पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर नहीं, आज का चैप्टर, सॉरी, आज का जो चैप्टर है वो है सेल, ठीक है। अब सेल क्या होता है ये देखते हैं। सेल के कंपोनेंट्स आज हम पढ़ेंगे और बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपकी वो सेल डिवीजन पे आएगी, क्योंकि सेल कंपोनेंट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और सेल डिवीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है मेनली बायोलॉजी में, तो इसलिए मैंने उसको 2 लेक्चर में इसको किया। तो आप अभी सिर्फ सेल और उसके कॉम्पोनेंट्स समझो, मैं क्वेश्चन इसी लेक्चर में कराऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेल होता क्या है, सबसे पहली बात, सेल क्या होता है, ठीक है। पहले तो ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ से आया है, तो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेला। इस सेला वर्ड से सेल आया है, सेला वर्ड से क्या आया, सेल। लेकिन इस सेला का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, छोटे छोटे कमरे, ठीक है, स्मॉल रूम वर्ड का मतलब है। लेकिन इस वर्ड से क्या आया है, सेल आया है। वर्ड किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है, दैट इज लैटिन वर्ड से। किस वर्ड से डिराइव्ड है, किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है, दोनों ही सही बोल सकते हो, ठीक है। तो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। अब ये होता क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो यूनिट पॉइंट होता है, वो होता है सेल। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, मतलब एक पूरा लाइफ चलने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब जो छोटे छोटे चीज़ें जो मिल के काम कर रहे हैं, वो नथिंग बट सेल है, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। देखो, साइटो, सेल बायोलॉजी, सेल्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो सेल्यूलर बायोलॉजी बोलो, सेल बायोलॉजी बोलो, साइटोलॉजी बोलो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी ऑफ सेल के बारे में बताती है, ठीक है। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखना एग्जाम में। अगर लिखेगा कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड तो कोई दूसरा आदमी है, और अगर लाइव सेल डिस्कवर्ड बोलेगा तो कोई दूसरा आदमी है। तो अगर फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बोलेगा तो वो रॉबर्ट हुक है, लेकिन लाइव सेल मतलब जिंदा सेल जो डिस्कवर किया है वो है एंटन वन लेवेनहुक। समझ में आया, फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक, लाइव सेल एंटन वन, ठीक है। ये जो इन्होंने किया था, फर्स्ट सेल जो डिस्कवर किया था वो एक कॉर्क सेल, मतलब जो पेड़ का जो ये बार्क होता है, दिस वन, इसके अंदर से कॉर्क सेल निकला था। और जब इन्होंने देखा ना, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं एक वो बता रही हूँ, इमेजिनरी चीज़ें बता रही हूँ, इमेजिनरी नहीं मतलब जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो बता रही हूँ, मतलब स्टोरी काइंड ऑफ। तो ये जो बार्क था ना, इस बार्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर डाला तो एक कॉर्क सेल मिला। तो उन्होंने देखा ना कि ऐसे जाल टाइप में था चीज़ें, ऐसे जाल टाइप में, जाल नहीं बन जाता है, ठीक है। तो ये जाल, इस जाल में जो ये छोटे छोटे जो स्पेस थे ना, इन्हीं को इन्होंने क्या बोल दिया था, सेल, ठीक है। तो या जो इसमें स्टार पॉइंट वही है, यही है कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड वाज रॉबर्ट हुक एंड लाइव सेल डिस्कवर्ड वाज एंटन वन लेवेनहुक। समझ में आया। अब सेल पे थियरी दी गई है, तो सेल पे थियरी किस किस ने दी है, एक दिया है शील्डन एंड श्वान ने, शील्डन श्वान ने सेल थियरी दी है। बाद में इन दोनों की थियरी देने के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने क्या किया, इस सेल थियरी को एक्सपैंड किया, मतलब इन दोनों ने तो अपना दिया ही दिया था, है ना, उसके बाद इन्होंने अपना एक थियरी लाके इस थियरी में ऐड ऑन किया। और सेल थियरी मेनली बोलता क्या है कि सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, सेल से। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल।
ऑल सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कोई भी एक नया सेल है वो पहले जो कोई एक सेल रहा होगा उससे निकल के आया है। समझ में आया? प्री, ये जो लाइन है ये थियरी, ये से तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बताती हूँ। ये बोलता है, इसकी एक थियरी ये बोलती है कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारे सेल जो हैं वो मतलब उभरते या निकलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब प्री मतलब पहले, और एग्जिस्टिंग मतलब रह रहा है, तो ऐसा कोई सेल जो पहले से रहा हो उससे ये बट के एक नया सेल निकल रहा है। समझ में आया? तो ये था सेल थियरी। सेल थियरी मैंने इसलिए बताया कि एक्चुअली क्या होता है ना कि बीपीएससी हो वो या फिर कोई भी चीज़ें ना, ये पीसीएस, ये मेनली जो होता है ना कि ये आपको साइंटिस्ट पे पूछते हैं क्वेश्चन, तो साइंटिस्ट पे अभी तक सब चीज़ पे पूछ लिया है, यही बाकी था। तो ये भी मैंने सोचा कि बता दो, अगर आ जाए तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज़ एक कॉर्नर में रहे और वहाँ पर आप एलिमिनेट करने में भी एटलीस्ट आपको यूज़ हो जाए। ठीक है, अब जो मेन स्टार्ट होता है वो होता है कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। हम धीरे धीरे सेल के अंदर जो भी कॉम्पोनेंट्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सेल को अगर मेनली दो भाग में डिवाइड करें तो एक होता है सेल वॉल और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। जो सेल वॉल होता है ना वो डेड इन नेचर होता है, तो जो उसका जो नेचर है, जिंदा है कि वो मरा हुआ है, डेड इन नेचर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या काम करता है आपको ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। रिजिडिटी का काम करता है। रिजिड मतलब बोलने का मतलब एकदम टाइट, एकदम जैसे एक होता है ना रिजिड है, एकदम टाइट है, वॉल का काम कर रहा है, मतलब प्रोटेक्शन का काम कहीं ना कहीं कर रहा है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल का एक लिविंग कंपोनेंट है। अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, तो प्रोटोप्लाज्म मारोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड इन नेचर, विच ऑफ द कंपोनेंट इज डेड इन नेचर, तो सेल वॉल मारोगे। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है। ठीक है, इसका जो नाम दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था, याद रखना, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म एंड पी फॉर पुरकिंजे। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म बनता किससे है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये एनसीईआरटी क्लास 8 में ये लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। किसी बच्चे को अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं पता है तो वो हम सारी चीज़ें अभी आगे आगे देखेंगे, तो इसलिए हड़बड़ाइएगा मत आप लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेल वॉल, अभी बताया मैंने सेल वॉल कैसा है? डेड है कि लाइव है? बताओ, डेड है कि लाइव है? डेड है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? लाइव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल? दैट इज नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म। किससे बना है? याद करो यहीं पे, किससे बना है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। ठीक है, अब देखो सेल वॉल। जब हम सेल वॉल देखते हैं तो सेल वॉल मतलब ये सेल का एक वॉल है। ठीक है, हाँ नॉर्मल सा बात करें, ये मान लो एक सेल है, तो इस सेल के ऊपर कोई एक वॉल होगा। तो ये जो वॉल है, ये वॉल क्या करता है? बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना उससे इस सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक जी ने ही किया था। और सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में होता है। ठीक है, तो मतलब किस में नहीं होता है? एनिमल सेल में नहीं होता है, मतलब एब्सेंट इन एनिमल सेल कह सकते हैं। प्रोवाइड्स रिजिडिटी, मैंने बताया ना रिजिड, एकदम टाइट है, कठोर है, तो वो रिजिडिटी का काम करता है। जब जो चीज़ टाइट है, कठोर है, वो क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन देने का काम करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, जो प्लांट सेल में, क्योंकि सिर्फ सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में, और ये जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। ये यही याद करें कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन में पूछता है सेल्यूलोज। अब फंगल सेल वॉल जो बना होता है वो काइटिन, जैसे प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है वैसे फंगल के सेल वॉल में काइटिन नाम के होते हैं। कुछ लोग इसको काइटिन प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको चाइटिन प्रोनाउंस करते हैं, तो ठीक है दोनों ही सही है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किस किस से बना हुआ है? अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझो कि सिर्फ इसके सेल वॉल में क्या होता है, मैं डिटेल में बताऊंगी प्रोकैरियोटिक मतलब होता ही क्या है। ये बना क्या है? तो पेप्टिडोग्लाइकन एंड पॉलीसैकेराइड, किससे? दो चीज़ से बना है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड पॉलीसैकेराइड। समझ में आया? सेल वॉल समझ में आया? अब एक बार में एक ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सेल का आपको ये स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि ये है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये नॉर्मल बेसिक सेल है आपका, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए ये जो चीज़ है दिस वन, ये चीज़ें, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या पार्ट है? न्यूक्लियस। इसके अंदर एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है
जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, या फिर आप इसके अंदर के लिक्विड को भी कह सकते हैं न्यूक्लियोलस। लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ध्यान से सुने, लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसके ऊपर ना एक मेम्ब्रेन भी होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताओ कि ये अगर आप कहोगे कि यार मैं ये क्यों अभी यहीं पढ़ा रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है, अगर आगे ना आपको हलवा लगेगा ये चीज़, ठीक है, इसलिए अभी यहीं समझने की कोशिश करो। क्या होता है ना, पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें जल्दी याद आती है ना। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मैंने ये ऐसे बना रहता है, तो एक चीज़ मुझे ये बताओ, ये आपका अंदर वाला पार्ट जो है, ये अंदर वाला पार्ट आपका साइटोप्लाज्म है, ये पूरा जो तैरता हुआ ये पूरा लिक्विड जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन डिफरेंशिएट कर रहा है? तो कौन कर रहा है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रहा है। समझ में आया? और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे दो डिवीजन होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। वो मैं आगे बताऊंगी, यहाँ पे बता दिया है ताकि एक होता है ना, एक ओवरव्यू मिल जाए आपको। ठीक है, अब एक ऑर्गन के एक जो कंपोनेंट है उसका वो क्या है? गोल्गी अपैरेटस, एक होता है वेसिकल्स, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सबको पता होगा ये। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो होता है अंदर की तरफ वो होता है सेल मेम्ब्रेन, और फिर एक्चुअल सेल स्टार्ट होता है। ठीक है, पेरोक्सिसोम सब बताऊंगी। साइटोस्केलेटन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, और ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो होते हैं, एक होता है SCR, एक होता है RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटेल में बताऊंगी अभी आगे। चलो, सेल वॉल के बाद हम क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल लेयर है। यूनिवर्सल लेयर है मतलब क्या? ये दोनों में प्रेजेंट होगा, मतलब ये प्लांट में भी प्रेजेंट होगा और ये एनिमल में भी प्रेजेंट होगा। यूनिवर्सल लेयर है, ठीक है। इन एनिमल सेल एक्ट एज आउटर मोस्ट, इन प्लांट सेल सेकंड इनर मोस्ट। क्यों प्लांट में सेकंड इनर मोस्ट बताओ? क्योंकि प्लांट में फर्स्ट जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है वो कौन सा होता है? सेल वॉल होता है। उसके बाद क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन आता है, ठीक है, और उसके बाद सीधा सेल स्टार्ट होता है। लेकिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट होगा ना, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस किस चीज़ों से बना होता है? वो बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। लेकिन जो इसमें लिपिड, जो चीज़ लिपिड, जिस टाइप की लिपिड यूज़ हो रही है वो होती है फॉस्फोलिपिड यूज़ होती है। कौन सी लिपिड यूज़ होती है? फॉस्फोलिपिड। जो ध्यान रखने का पॉइंट है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ये स्टार पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। या फिर आपको एग्जाम में ना स्टेटमेंट वाइज दे देगा कि इन एनिमल सेल वॉल एक्ट एज अ आउटर मोस्ट, बताओ ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स, सेल वॉल तो होता ही नहीं है। समझ में आया? चलो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। पहले अगर आप देखोगे ना 70th का BPSC का पेपर या 69th का पेपर, मेरे हिसाब से 70th होगा शायद, 69th में भी शायद पूछा था, ध्यान मुझे एक्चुअल ध्यान नहीं, लेकिन आप जाके देखना। तो उसमें ना एक DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है ना, वो किसने प्रपोज किया? ये आया था, एक मॉडल पे क्वेश्चन आया था, उसका साइंटिस्ट पूछा था। तो इसीलिए मैंने अगर कहीं वो मॉडल पूछ दिया, और ये मॉडल बहुत फेमस मॉडल है, ठीक है, तो ये कहीं ना पूछ दे, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने डिस्कवर किया? एक है सिंगर, एक है निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया है क्या? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। याद करो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर निकोलसन सिंगर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल इन नेचर क्यों बोलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड क्यों बोलते हैं, ये पहले बताऊंगी। पहले ये बताऊंगी कि सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है ना, किसी भी एक लेयर से दूसरे लेयर में जाना, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी लेयर है जो आराम से हर चीज़ को एक जगह, एक लेयर से दूसरे लेयर लेके जा रही है, तो वो पूरा फुल परमिएबल हुआ, मतलब कंप्लीटली परमिएबल, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा लेयर है जो पूरा नहीं जाने देता है, मतलब कुछ ही बहुत सेलेक्टिव मटेरियल को ही जाने देता है, ठीक है, बहुत सेलेक्टिव मटेरियल को ही जाने देता है।
लेकिन सब चीज़ को जाने नहीं देता था। मतलब क्या है, कुछ ही को जाना देता है। जब कुछ ही को जाने देगा मतलब क्या होगा, थोड़ा मतलब सेमी मटेरियल्स को ही अंदर आने देगा। जो सेलेक्टिव मटेरियल जिसको आना मतलब जिसको ये अलाउ करेगा ना, वही मटेरियल इसके अंदर जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, मतलब सेलेक्टिव हो गए। इसीलिए उसको बोलता है सेमी परमिएबल। मतलब जो मटेरियल जाना है वही जाएगा, सब कुछ नहीं चला जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। मतलब सेमी परमिएबल मतलब जो अंदर जाना है, मतलब जो सेल को यूज है, मतलब ये क्या काम कर रहा है, गार्ड का काम कर रहा है। देखेगा अच्छा तुम हो, तुम सेल को जरूरत हो, चलो ठीक है तुम अंदर जाओ। अच्छा तुम आया, तुमको तो सेल को कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं तुम बाहर रहो। तो मतलब ये क्या काम कर रहा है, ये एक तरीके का गार्ड जैसा काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग के बाहर में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो क्या काम करते हैं, अगर आप बिल्डिंग के हैं तो ठीक है अंदर जाइए, अगर नहीं है तो रुकिए, चेक एंड बैलेंस करता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपका सेमी परमिएबल इन नेचर है, और इसीलिए इसको सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल, तो वहाँ सेल वॉल भी ऑप्शन होगा, तो नहीं, क्योंकि सेल वॉल एक यूनिवर्सल लेयर नहीं है, सब में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल लेयर और ये दोनों में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? चलिए एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कितने बार इससे क्वेश्चन पूछा, कितने बार मतलब गिनती नहीं कर सकते, इतने बार इस वाले कंपोनेंट से इतने बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है। लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको ये करवाऊंगी कि एटलीस्ट इतना ज़रूर डिटेल में करवाऊंगी कि आप इससे क्वेश्चन बना लोगे, है ना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, पहली बात सबको पता है, सही बात है, मैम आप सेल के अंदर ही तो चीज़ पढ़ा रहे हो, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, एक मिनट, ये जो है आपका, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आराम से दिखेगा आपको, इसको एक्सप्लेन करना है ना मुझे। देखो ये जो सेल, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इस पहला ना ये डबल लेयर होता है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, दो लेयर होता है, ठीक है। इसका ये ध्यान पे रखना है। जो इसका आउटर लेयर ये है, और इसके अंदर ना इसका खुद का डीएनए भी होता है, और इसका और न्यूक्लियस होता है। क्या क्या होता है, डीएनए भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। इसका जो अंदर ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये जो शेडेड पार्ट है, कलर्ड जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब ये एक फ्लूइड पार्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जो एक फ्लूइड पार्ट है। और ये जो पार्ट है, ये जो फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, अगर मैं कलर कर दूँ, ये पूरा एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये डबल लाइन हो गया, लेकिन ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसका जो अंदर वाला ये फोल्डिंग्स है, देखो ये ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे है सांप जैसे। तो ये जो फोल्डिंग है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टे, और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, हम लिखते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लिख के तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वैसे जल्दी समझ में नहीं आता और चीज़ें याद, आपको दिक्कत हो जाएगी याद करने में। लेकिन ऐसे आपको डायग्राम आप खुद बनाइएगा, वहाँ पे कोई डायग्राम मिस नहीं करेगा, मैं हर एक की नोटबुक चेक करूँगी, ठीक है। तो डायग्राम आपको बनाना है, ताकि एग्जाम के टाइम में जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको इजी होगा कि डबल लेयर था कि एक ही लेयर था। तो डबल लेयर था, क्योंकि सीधा स्टेटमेंट में भी पूछते हैं क्वेश्चन। तो आउटर लेयर और इनर लेयर को क्या बोलेंगे, क्रिस्टे, ठीक है। मैट्रिक्स फ्लूइड को बोलते हैं, अपना डीएनए अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये एक रेस्पिरेटरी साइट है। तो रेस्पिरेटरी साइट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तो सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो याद रखें, जब भी सेल का रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, तो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए इसको डिस्कवर किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जिसने डिस्कवर किया था वो थे आल्टमन एंड फ्लेमिंग। नाम याद रखना है आपको, आल्टमन एंड फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर किया, आल्टमन एंड फ्लेमिंग। टर्म जो दिया था वो दिया था कार्ल बेंडा ने। किसने दिया था, कार्ल बेंडा ने टर्म दिया था, डिस्कवर आल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। इसके पास जो डीएनए होता है, मैंने बताया इसके पास खुद का डीएनए, लेकिन इसके पास जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इसके पास ये एक सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेली है। क्या है, ऑर्गेनेली मतलब इसके कंपोनेंट, ठीक है। तो सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेली है, क्यों, क्योंकि इसके पास आरएनए और राइबोसोम खुद के हैं। क्या है, आरएनए और राइबोसोम है। अब राइबोसोम का क्या काम है मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है।
सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते ही एक ही चीज दिमाग में आता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, पावर हाउस ऑफ द सेल। बट व्हाई? इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी साइट है, मतलब ये रेस्पिरेशन करता है, और जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो एनर्जी का जनरेशन करेगा, और एनर्जी का जनरेशन करता है, इसीलिए इसको हम पावर बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो वो एनर्जी का जनरेशन कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है? वो एटीपी के जनरेशन के फॉर्म में कर रहा है, मतलब एटीपी को बना रहा है, एटीपी को जनरेट कर रहा है। यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, एनसीईआरटी में लिखा है, आप सब कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। यहीं पे लिखिए एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब हो गया, ये हमारा हो गया। अच्छा, ये रेस्पिरेटरी साइट तो है, लेकिन ये रेस्पिरेशन जो करता है उसके लिए इसको कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो एंजाइम जो होता है वो किसी पार्टिकल के फॉर्म में होता है जिसका नाम है F0 एंड F1 पार्टिकल। F0 एंड F1 पार्टिकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, किस कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल में? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट डज द F0 एंड F1 पार्टिकल लाइज? तो वो आप सीधा मारोगे क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। आप सोचोगे बहुत चीज़ें याद करने वाली है, बिल्कुल याद करने वाली, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो गोल्गी बोलो, गोल्जी बोलो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए हमने अपने को। डिस्कवर्ड किसने किया था? कैमिलियो गोल्गी। तो इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, गोल्गी लिखा है तो ये गोल्गी बॉडी की, तो इसको इतना मतलब इसको याद करने में कुछ मेहनत नहीं लगेगा, नाम देख के सीधा टिक मारोगे आप, ठीक है। इन प्लांट्स इट इज़ नोन एज डिक्टियोजोम्स, प्लांट्स में इसी को हम डिक्टियोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ को ही प्लांट में हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स। क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स, ठीक है। फंक्शन, इट वर्क एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये कैसा काम करता है, मतलब इसका काम क्या है? स्टोरेज करेगा, कुछ चीज़ें अपने पास रखेगा, कुछ चीज़ें को वो प्रोसेस करेगा, और जो भी उसके अंदर जो भी उसके पास मटेरियल्स आते हैं उनका वो क्या करेगा? पैकेजिंग करेगा, ठीक है। पैक करते हैं ना हम लोग, तो वही सेल के अंदर जो पैकिंग का काम करता है वो किसको दिया गया है? वो गोल्गी बॉडी को दिया गया है, ठीक है। ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, जो स्ट्रक्चर का वो फॉर्मेशन करता है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि क्या है वो, ये याद रखना है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज मेड बाय गोल्गी बॉडीज, ये याद रखना है, और पेरोक्सीसोम्स। लेकिन ये जो पेरोक्सीसोम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं? एनिमल सेल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, याद रखिए, दिमाग में घुसा लें, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ, और गोल्गी बॉडी क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है और उसको बाकी जगह में, बाकी जो सदस्य हैं सेल के, कंपोनेंट्स हैं, उनमें ये बांटता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन कैसे याद करेंगे मैम? गोल्गी ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, कुछ समझ में आ रहा है? तो मतलब ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम शुगर। तो शुगर है इसके पास, शुगर से ये क्या बनाता है? ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कौन बनाता है? तो गोल्गी बॉडी बनाता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी को एनिमल सेल्स में क्या बोलते हैं बताओ? सॉरी, एनिमल में ये किस फॉर्म में मिलता है, क्या फॉर्म करता है? ये पेरोक्सीसोम। प्लांट्स में इसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स, ठीक है, याद रखना। अब देखिए प्रोटीन, प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम्स। किससे बनता है प्रोटीन? ये आपको अभी अटपटा लग रहा है क्योंकि मैंने अभी राइबोसोम आपको नहीं समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी जस्ट थोड़ा ही देर लगेगा, मैं समझाती हूँ, है ना। तो ये जो आपका राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसका यही स्टार काम है कि ये क्या काम करता है, तो ये प्रोटीन बनाता है। और इस ग्लाइकोप्रोटीन में वर्ड क्या है? प्रोटीन। मतलब प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो ग्लूकोज किस चीज़ का फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट का, और जो कहाँ से, किससे बन रहा है? शुगर से बन रहा है। समझ में आया? तो गोल्गी बॉडी, कैमिलियो गोल्गी, प्लांट में डिक्टियोसोम बोलते हैं, एनिमल में जो फॉर्मेशन, जो एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है वो पेरोक्सीसोम्स है, और लाइसोसोम
बनाता है, पैकेजिंग का काम करता है, स्टोरेज और प्रोसेसिंग का काम करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज जैसा कुछ बोल रहा है, मतलब सही बात है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम शुगर, एंड देन प्रोटीन मतलब प्रोटीन किससे बन रहा है, तो राइबोसोम। ये एक क्विक रिविजन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको हम ईआर, अभी हम तो अपना शॉर्ट फॉर्म लेंगे, ईआर के तरीके से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। पूरा अगर मैं कहीं नहीं लिखी हूँ तो आप समझ जाइएगा, ईआर बोलते हैं, ईआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, स्केलेटन है, तो ऐसा स्केलेटन है जो सेल के अंदर है। सही बात है यार, सेल की, ये पूरा सेल है तो इस सेल के अंदर ही ना है, और ये एक स्केलेटन जैसा काम कर रहा है, इसीलिए इसको एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल बोले हैं। तो याद रखना है कि किसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। एंडो, समझ में, ऐसे याद रख लो, एंडो। अब देखिए ये है क्या चीज़, ये मेम्ब्रेनियस नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में वो क्या है, एक टिब्यूल जैसा, मतलब ट्यूब जैसा, कैसा जो है, ट्यूब जैसा एक मेम्ब्रेन है ना, एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, तीन मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन फॉर्म में, मेम्ब्रेन मतलब ऐसे लेयर फॉर्म में है। तो क्या किस चीज़ का मेम्ब्रेन है, तो ट्यूब्यूल्स का है, तो किधर प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। हो गया यार, मेम्ब्रेनियस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, मतलब ये किस चीज़ का, इसका काम क्या है, तो ये क्या क्या बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा और लिपिड भी बनाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम थोड़ी देर पहले आपने बोला कि प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है। जी हाँ, प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, उसका सोल फंक्शन वही है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो प्रोटीन बनाता है, लेकिन प्रोटीन के साथ वो लिपिड भी बनाता है। अब यहीं पे ये जो प्रोटीन और लिपिड है ना, इन्हीं दोनों के चक्कर में ईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको दो भाग में बंटना पड़ा, एक बना RER और एक बना SER। आर मतलब रफ, एस मतलब स्मूथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया। अगर देखो, अगर मैंने क्या बोला, ये टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो पिंक डॉट दिख रहा है, ये डॉट क्या है, मान लीजिए ये है प्रोटीन, ठीक है। तो जहां प्रोटीन है वहां क्या लिखना है, RER, मतलब कौन बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये इस वाले टिब्यूल्स पे देखो कोई दाना नहीं है, मतलब कुछ डॉट नहीं है, मतलब कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, SER। तो बोलोगे कि मैम ठीक है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, तो हाँ बनाता है ना, प्रोटीन बनाता है। तो स्मूथ क्या बनाता है, तो स्मूथ बनाता है लिपिड का फॉर्मेशन। याद रखना ये चीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किसका फॉर्मेशन करता है, लिपिड का। रफ एंडोप्लाज्मिक किसका करता है, प्रोटीन का। और एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, अरे एंडोप्लाज्मिक का ही ना दोनों पार्ट है भाई, ठीक है। ये किस दोनों क्या करता है, दो, अगर एंडोप्लाज्मिक का बोलेगा क्या करता है तो प्रोटीन प्लस लिपिड मारोगे, अगर सिर्फ अकेले का पूछेगा, रफ का पूछेगा तो प्रोटीन, स्मूथ का पूछेगा तो लिपिड मारना। समझ में आया। चलो आगे, हाँ कहाँ थे, मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। आइए, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम ट्रांसपोर्ट, तो ये काम करता है, इन ये बनाने के साथ साथ ये भी काम करता है। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ये सेल को, प्रोटीन का सिंथेसिस, सही बात है, यहाँ कनेक्ट करो, और एंजाइम ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी एंजाइम हो वो एक कंपोनेंट के सेल से दूसरे कंपोनेंट में लेके जाने का काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में बांटा है, एक बांटा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बांटा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को RER लिखते हैं या फिर इसको हम SER लिखते हैं, ठीक है। RER इसको इसलिए लिखते हैं रफ और स्मूथ। ये रफ हुआ क्यों, ये बताओ ना, रफ हुआ क्यों, क्योंकि इस पे क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट, और जहां पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो जब राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, तो लिपिड बनेगा, तो लिपिड फॉर्मेशन करता है। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से दिमाग में यही डाल लीजिए, रफ, R फॉर रफ, R फॉर राइबोसोम, राइबोसोम है इसीलिए वो रफ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार, ये नॉर्मल सरफेस है,
इस सरफेस पे ये राइबोसोम आके अटैच हो गया। तो जब कोई मान लो कि एक हाइपोथेटिकल बात कह रही हो, अगर इस पे हाथ फेरोगे तो तुमको रफ लगेगा ना, ये दाना दाना जैसा लगेगा, हाथ पे खुरखुर लगेगा। बोलने का मतलब क्या है, ये रफ है। रफ है मतलब क्यों रफ लग रहा है, तब दिमाग में सोच रहे हैं रफ है मतलब क्यों रफ लग रहा है, तो मतलब इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है। लेकिन इस लेयर में देखो राइबोसोम नहीं है, इसलिए स्मूथ है। तो इसलिए क्या बना रहा है, तो इसलिए लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आया। चलिए अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो अब पढ़ेंगे राइबोसोम। तब से बेचारा राइबोसोम सोच रहा है मुझे तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तब से मेरी बातें कर रहे हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को किसने डिस्कवर्ड किया, पैलेडी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने ये प्रोवाइड किया है, लेकिन एक बार ध्यान पे रख सकते हो आप। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली का मतलब इसके ऊपर कोई अलग से आउटर लेयर नहीं है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, तब से बोल रही हूँ मैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस अब तो याद हो गया होगा। प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अरे सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बना रहा है, कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। क्या बन रहा है, तो प्रोटीन बन रहा है। तो किसको बोलेंगे, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलेंगे। ठीक है, मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ से बनता है, प्रोटीन से बनता है और आरएनए से बनता है। और इस आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर यहीं डी लग जाए, डीएनए हो गया, ये न्यूक्लिक एसिड सेम रहता है, यहाँ पे भी डी न्यूक्लिक एसिड सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइबो है, यहाँ पे डीऑक्सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और ये किस दो चीज़ से बना है, तो ये प्रोटीन से बना है और आरएनए से बना है। ठीक है, अब अगर नॉर्मल से स्ट्रक्चर समझे, देखिए राइबोसोम में ना दो ऐसा उसका बॉडी जो होता है ना, कॉमन लैंग्वेज मतलब नॉर्मल हंसी मजाक वाली लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर उसका जो बॉडी है ना वो दो भाग में है। जो उसका मुंडी है वो बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो पेट है ना वो बहुत बड़ा है। तो जो उसका मुंडी है ना वो उसको मुंडी तो छोटा है तो बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, और जो पेट है ना वो इतना बड़ा है इसलिए उसको बोलेंगे लार्जर सब यूनिट। और इसी के बीच से एक दुपट्टा जा रहा है। ठीक है, इस दुपट्टे को हम क्या बोलेंगे, आरएनए। तो याद रखें क्यों, यही आरएनए। तो राइबोसोम किससे बना है, प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। और इसका दुपट्टा जो है वो क्या है, आरएनए है। ठीक है, अब याद रखना है। अब राइबोसोम ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपसे पूछेगा वो अगर एकदम एक्सट्रीम में जाके पूछेगा तो ये पूछेगा कि 70S राइबोसोम आपको किस में मिलता है, तो सीधा आप डालोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमें 70S मिलता है। और 80S किस में मिलता है, यूकैरियोटिक 70। अब अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, ये 30-50 जो 30-50 ऐड करोगे तो आप बोलोगे मैम आपने गलत लिख दिया, 30-50 ऐड करके तो 70 नहीं होता है, हाँ 80 होता है, आपने 70 क्यों लिखा। तो ये मैंने नहीं लिखा है। एक्चुअली क्या होता है ना, यूनिट का जो इसमें ये बहुत डीप बायोलॉजी हो जाएगा, इसलिए यहाँ मैं नहीं समझाऊंगी, आपका नीड नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो है ना ये सब यूनिट्स खुद सेल्फ डिवाइडेड होते हैं। तो ये हम नहीं डिसाइड करते कि 70 लिखा है तो 50+20 लिख दे, नहीं। ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से चीज़ें रहती हैं कि ये 30S का रहेगा और ये 50S का रहेगा। तो लो जो स्मॉलर होगा वो 30S का बना होगा और ये जो होगा वो 50S का बना होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया है। वैसे ही 80S जो होता है उसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60 का होता है, और जो उसका स्मॉलर उसका जो पेट होता है वो 60 का होता है, उसका जो मुंडी होता है वो 40 का होता है। लेकिन ये किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है। समझ में आया। राइबोसोम एक बार क्विक रिवीजन कर लो। राइबोसोम क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन और आरएनए भी होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक होता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन नहीं होता इसके अंदर, इसका बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मुंडी, एक होता है पेट। मुंडी छोटा है तो स्मॉलर सब यूनिट, पेट बड़ा है तो लार्जर सब यूनिट, बीच में तो पट्टा है तो आरएनए। इसलिए बोलते हैं कि राइबोसोम में क्या क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन। समझ में आया। राइबोसोम 70S प्रोकैरियोटिक, 80S यूकैरियोटिक सेल, याद हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बाउंड मतलब कवर्ड किया है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ रहता है, ये साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर किया है क्रिस्टियन डे डुवे।
ठीक है, क्रिस्टियन डे डूवे ने इसको डिस्कवर किया है। हेल्प, इसका काम क्या है? हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, विद इन द सेल जो डाइजेशन होता है। इंट्रा, पिछले क्लास में बताया था, इंट्रा, इंटर सिटी, एक सिटी से दूसरे सिटी, लेकिन एक ही सिटी में ट्रेन चले तो क्या बोलेंगे? इंट्रा सिटी। समझ में आया? विद इन द सिटी, इंट्रा सिटी, एक सिटी से दूसरे सिटी, इंटर सिटी। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंट्रा सेल्युलर, मतलब एक ही सेल में ही ना है ये लाइसोसोम, और इस सेल में जो भी डाइजेशन काम करता है वो कौन करता है? लाइसोसोम। मतलब डाइजेशन कर रहा है, मतलब इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होगा तभी ना कर रहा है। सही बात है, तभी कर रहा है। इसीलिए क्या, इसका क्या काम है? डाइजेशन का काम है। ठीक है, इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये कितने बार ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन सा है? तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है? तो सुसाइडल बैग है। सुसाइडल बैग कौन है? तो लाइसोसोम है। ठीक है, इसको एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? गोल्गी बॉडी। मैंने पहले ही बताया था ऊपर कि गोल्गी बॉडी से दो सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर बने हैं। सिंगल मेम्ब्रेनियस लिखा हुआ देखे, सिंगल मेम्ब्रेनियस। एक बना था लाइसोसोम, दूसरा बना था पेरोक्सिसोम। क्या बना था? पेरोक्सिसोम, जो किस में प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है। और लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन द आरबीसी ऑफ मैमल्स। हम लोग मैमल्स हैं, हमारे अंदर आरबीसी है, लेकिन उसमें लाइसोसोम्स नहीं फाउंड होता है। अब आते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है उसको डिस्कवर किया था बोवेरी। किसने किया था? बोवेरी। ठीक है, ये किस में फाउंड होता है? ये फाउंड होता है एनिमल सेल में, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, ये दो सेंट्रियोल से बना हुआ है। दो सेंट्रियोल क्या होता है? जब भी सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन का चैप्टर आएगा ना, तब मैं और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी एज अ स्ट्रक्चर आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि सेंट्रोसोम होता है, हाँ सॉरी, जैसे कि सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन जो होगा ना, यहाँ ऐसे क्रोमोसोम्स लटके रहते हैं। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो ये क्या होता है ना कि, अरे यार एक मिनट रुको, ये क्या होता है? मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्रोमोसोम अटैच्ड है, ये अरेंज्ड है। तो ये जो अरेंज्ड, जिस चीज़ से ये अटैच्ड है, इसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम। समझ में? इसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम। और ये क्या करते हैं ना, ये जब सेल डिवीजन होता है ना, ये क्रोमोसोम को अपने तरफ ऐसे करके इस एंगल में इसको खींचते हैं। ठीक है, खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ये चीज़ें टूट जाएगी, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये टूट जाता है और सेल ऊपर नीचे डिवाइड होने लग जाता है। समझ में आया? तो ये होता है सेंट्रोसोम। इतना याद रखना है कि सेंट्रोसोम जो है वो आपके किस में काम आता है? तो वो आपके उसमें काम आता है, किसमें? सेल डिवीजन में। ठीक है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है, समझे कि जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा जो ब्रेन है, वो सारी चीज़ें जो फंक्शन करता है वो कौन होता है? ब्रेन। तो ब्रेन क्या कर रहा है यहाँ पे? हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। वैसे ही सेल का जो एक दिमाग कह सकते हो कॉमन वर्ड में, सेल का जो मेन कंट्रोलिंग पार्ट है वो कौन है? वो न्यूक्लियस है। ठीक है, कौन है वो? न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, रॉबर्ट हुक कौन था बताओ तो मुझे? ये रॉबर्ट ही था फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे अगर हुक लिखा रहे तो वो क्या डिस्कवर किया था? वो सेल डिस्कवर किए थे। लेकिन अगर ब्राउन लिखा है तो कौन डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया है? तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया है। समझ में आया? ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल एंड कंट्रोल रूम ऑफ सेल। ठीक है, सेंट्रल डेंस राउंड मटेरियल, डेंस वर्ड पे जोर दूंगी यहाँ पे। अगर आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज डेंस इन नेचर, कौन सा डेंस है, तो वो कौन सा है? तो न्यूक्लियस है। और कहाँ प्रेजेंट है? तो सेंटर में, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी। तो डेंस मतलब भारी कह सकते हैं इस एक तरीके से। ठीक है, पोरस होता है। पोरस मतलब क्या होता है कि जो जिसके अंदर पोर्स हो नाम से। ठीक है, जब पोर्स होगा तो क्या होगा? चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो यही लिखा है पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे कि ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा एक सेल है। ठीक है, ये डब्बा जो है ये सेल है, और ये न्यूक्लियस है, और ये बाहर साइटोप्लाज्म है। ये पोर्स है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से चीज़ें बाहर से अंदर से बाहर भी जाती है और बाहर से अंदर भी आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ें ना ऐसे, मैं ऐसे जैसे ये लिखा ना, ये पॉइंट्स ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने ये बनाने के पीछे वही रीज़न है कि जस्ट बिकॉज इमेज फॉर्म में चीज़ें जल्दी याद होती है। ठीक है, अब देखिए इसी डायग्राम से समझिए। ये डब्बा मैंने क्या बोला? ये स्क्वायर डब्बा क्या है? ये एक सेल है। अब ये सेल है और ये क्या है? एक
न्यूक्लियस है। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। जो लिक्विड जैसा अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसी को साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर सारे जो भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे यहीं तैरते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये जो जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये क्या है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ मत पढ़ो, एक चीज़ बताओ, ये अंदर का न्यूक्लियस है, अंदर का ये न्यूक्लियस है अंदर की चीज़ें, और ये बाहर का साइटोप्लाज्म है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस किस को सेपरेट कर रहा है? सेपरेट कर रहा है एक अंदर का न्यूक्लियस के मटेरियल को किसके साथ? साइटोप्लाज्म के मटेरियल के साथ। समझ में आया? न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियोलस जो होता है ना, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर, उसको वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, तो इसलिए इसको कभी कभी हम लिक्विड फॉर्म में भी कह देते हैं, और प्लाज्म बोले, लस बोले, वो सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो पानी पदार्थ टाइप में फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें फाउंड होती हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें अंदर है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, अब जो चीज़ आता है वो आता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, आप सभी को पता है कि वो क्या होता है कि डीएनए होता है, जो हम बातें करते रहते हैं नॉर्मल में। तो ये जो डीएनए होता है, ये पहले होता किस पे है? फिर मतलब ये जो डीएनए होता है ना, सबसे लास्ट स्टेज पे। तो डीएनए के अंदर भी जो स्पेसिफिक देखोगे तो वो जीन हो जाता है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगी उसका। आपको अभी सोचोगे मैंने हड़बड़ा में बताया, हड़बड़ाहट में नहीं बताया, क्योंकि अभी मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँगी आपको नहीं समझ में आएगा, और टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो नहीं होना है, वो सारी चीज़ें टाइम आएगा तो टाइम पे मैं समझाते चलूँगी आपको। चलो, ये जैसे देख रहे हो, ये राउंड 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 राउंड, ये क्या है? ये एक क्रोमैटिन थ्रेड है। क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन को जब हम सॉलिडिफाई या कंडेंसेट करेंगे, जैसे ये बहुत बड़ा होता है, देखो ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं, मतलब ये मान लो ये इतना बड़ा है, इसको क्या करेंगे ना, यहाँ से प्रेशर देंगे, यहाँ से इसको प्रेशर देंगे। जब इसको प्रेशर करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा ना, ये इतना दूर आ जाएगा, सिर्फ ये इतना दूर आ जाएगा, कंडेंस हो गया। जब ये कंडेंस हो जाएगा तो इतने दूर को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसी क्रोमोसोम पे, जैसे ये क्रोमोसोम बना, वेट, ये एक मिनट, जैसे ये बना, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम बना, इसी क्रोमोसोम पे क्या होता है? एक पार्ट जो हम कहते हैं, ये इसी पे डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इस डीएनए के किसी एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कि जीन है, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर करने का जो मेन गेम जो खेलता है वो ये जीन खेलता है। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? तो प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहली बात, प्लांट सेल्स में होती है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? प्लांट सेल में होती है। ये कितने फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म में होती है। कितने फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म में होती है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको तो चलो सबसे अलग है, ये तो याद हो जाएगा। एक याद करो, यहाँ पे आप थोड़ा फंबल करोगे। एक होता है क्रोमो, एक होता है क्लोरो। तो अच्छा, एक बात मुझे याद बताओ कि क्लोरोफिल नाम की कोई चीज़ होती है? हाँ हाँ होती है भाई, हमने क्लास 5 से पढ़ा है। क्लोरोफिल क्या होता है? ये एक प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। किस में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एक जैसा लग रहा है। तो ये प्लास्ट जो है ना, इसका मतलब ये सेल है। ये ऐसा क्लोरोप्लास्ट एक सेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर होता है। समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट एक सेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर होता है। अब आ जाओ 2, बाकी इसका गेम खत्म, अब 2 आ जाओ, बाकी 2 बचे। एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट। अगर आप ल्यूकोप्लास्ट नहीं, पहले क्रोमोप्लास्ट पढ़ते हैं। अगर आप क्रोमोप्लास्ट को देखें, ये क्या करता है? प्रोवाइड कलर्स टू द प्लांट। ये प्लांट्स में कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे हमारा जो टमाटर होता है वो रेड कलर का होता है, उसके अंदर वो क्या कलर है, वो पिगमेंट का नाम क्या है? उसको बोलते हैं लाइकोपीन। क्या बोलते हैं? लाइकोपीन। टोमेटो लाइकोपीन। एप्पल के अंदर जो एप्पल का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसायानिन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? एंथोसायानिन के वजह से होता है। ठीक है, कैरेट, C फॉर कैरेट, C फॉर कैरोटीन। ये नाम एक मतलब एक जैसा लग रहा है, राइम कर रहा है ये नाम। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। कैरेट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? कैरोटीन, कैरोटीन। टर्मरिक, टर्मरिक के अंदर क्या होता है? ज़ैंथोफिल। एंड शुगर बीट के अंदर क्या होता है? बेटानीन। कैसा कलर, क्या पिगमेंट होता है? बेटानीन। ठीक है, तो क्रोमो,
मतलब कलर्स प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? कलर्स प्रोवाइड करेगा प्लांट को, ठीक है। अब आओ ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 भाग में डिवाइडेड है, अमाइलोप्लास्ट, इल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, इल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? स्टार्च का स्टोरेज करेगा। इलियोप्लास्ट क्या करेगा? प्रोटीन का स्टोरेज करेगा। और एलियोप्लास्ट क्या करेगा? स्टोरेज और फैट्स एंड लिपिड को। इसी एंगल में इसको आप लिखना, इसी एंगल में याद करना कि पहले स्टार्च लिखे थे, फिर प्रोटीन लिखे थे, फिर फैट एंड लिपिड लिखे थे, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? किचन हाउस ऑफ द सेल। थोड़ी देर पहले मैंने अभी ऊपर क्या बताया, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है? खाना बनाने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जब खाना बना रहा है, मतलब हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। तो इसीलिए इसको सेल का क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द हाउस या किचन ऑफ द सेल। हाउस इन द सेल का जो हाउस है उस पर बात हो रहा है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब एक मेम्ब्रेन नहीं है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंटेन्स क्लोरोफिल, अभी बताया। अच्छा, क्लोरोफिल क्या काम करता है? आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो यूज़ करता है प्लांट, वाटर को यूज़ करता है, गैस को यूज़ करता है, लेकिन बनाता क्या है? वो ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है, ठीक है। तो क्या करता है? ये लाइट एनर्जी, मतलब जो सनलाइट यूज़ कर रहा है उसको एनर्जी के जनरेशन में बना कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये क्लोरोफिल पिगमेंट का और फोटोसिंथेसिस मिलके क्या काम करते हैं? ये कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू किसमें फॉर्म कर रहा है? ये एटीपी में फॉर्म कर रहा है। क्या बताया था फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कितने नंबर ऑफ फॉस्फेट है? ट्राई, मतलब 3 फॉस्फेट है, ठीक है। अब आ जाओ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। एकदम मिनिमम बताऊंगी, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उतना ही। 2 मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होगा, सेल्फ अंडरस्टूड है, राइट। इसके अंदर का जो पार्ट है, दिस येलो पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, ठीक है। 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और डार्क रिएक्शन वो होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो, मतलब जो जब सनलाइट नहीं है तब होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट के टाइम में ये चीज़ें डार्क रिएक्शन होता है। तो ये जो डार्क रिएक्शन होता है ये कहाँ प्ले कर रहा है? ये स्ट्रोमा ऑफ द सेल में प्ले कर रहा है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। किस में काम कर रहा है? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। लेकिन जो लाइट रिएक्शन होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है वो कहाँ होता है? वो होता है ग्रेना में। कहाँ होता है? ग्रेना में। अगर देखिए ये क्या है ना, कॉइन जैसे अरेंज्ड है, एक सिक्के के ऊपर सिक्का नहीं अरेंज्ड हम लोग करते हैं, ठीक है। अब अगर एक सिक्का को बोलोगे ना तो एक सिक्के को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। तो ऐसा एक कॉइन टाइप स्ट्रक्चर अगर एक है तो इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। लेकिन अगर ये एग्जाम मतलब नॉर्मल वर्ड में बता रही हूँ, मतलब कम्युनिकेटिव वे में बता रही हूँ, अरे यार देखो सिक्का, ठीक है, अगर एक सिक्का की बात की तो इसको अकेले को बोलेंगे थाइलाकॉइड। लेकिन अगर सिक्के के ऊपर सिक्का, मतलब ऐसे अगर स्ट्रक्चर है तो इसको बोल देंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना, जहाँ पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं वैक्यूल। कहाँ आते हैं? वैक्यूल पे। वैक्यूल क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब नंबर ऑफ मेम्ब्रेन कितने हैं इसमें? सिंगल है। अगर देखोगे तो प्लांट में जो वैक्यूल होता है ना वो बहुत बड़ा साइज होता है। कितना साइज होता है? बहुत बड़ा साइज होता है। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द स्पेस जो है वो वैक्यूल अकेला ले लेता है। लेकिन एनिमल पे अगर आप बात करोगे तो एनिमल में जो वैक्यूल का जो साइज होता है स्मॉलर। इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको। प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और एनिमल में वैक्यूल क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन सराउंडिंग नोन एज टोनोप्लास्ट। अभी मैं जो मेम्ब्रेन इसको जो मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती है उसको हम क्या एक दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? वो बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो याद या फिर ऐसे पूछेगा, वैसे ये लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। अगर पूछ दिया तो भाई कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। और ये जो होता है ना ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि कभी भी ना, जैसे कि प्रोसेस, एक मिनट पे पढ़ के बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी फ्लूइड। मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ कोई वाटर, मतलब कोई भी चीज़ है, वाटर अमाउंट ऑफ कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इस बॉडी में वो कैसे जाएगा? तो वो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन के पॉइंट में, या फिर जो भी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर का अंदर आना, सॉल्ट्स का अंदर आना, ठीक है, बाहर आना, अंदर जाना, बॉडी के अंदर का ऊपर नीचे, जो भी फ्लूइड का आर पार होता है उसी को बोलते हैं, वो जिस प्रोसेस से होता है उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। एक चीज मैं यहां पे आपको बता दूं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक मिनट,
देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये लिख लेना आप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के बेसिस पे ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था, ये सेल है, इसकी ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस, एक मिनट, ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो ये मेम्ब्रेन होता है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को सराउंड करे वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे देखोगे तो इसको, अगर इसके बेसिस पे दो चीज़ पर डिवाइड होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और जो इससे बने होते हैं जिसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। वेट मैं अच्छे से लिख ही देती हूँ, प्रोकैरियोट्स, है ना, ठीक है ना। अब इसके बीच में ना अपन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, डिफरेंस देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर देती हूँ, हाँ, है ना। चलो देखिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो देखिए, अरे यार एक मिनट रुको, मैंने ना इसका स्पेलिंग गलत लिख दिया है, वेट, हाँ, तो प्रोकैरियोट, सॉरी मैंने थोड़ा ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। क्या होता है, इतना चीज़ें लिखते हैं ना, थोड़ा दिमाग में भी फंबल होने लग जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोट्स और ये है यूकैरियोट्स। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगी यहाँ पे, ये प्रो है, मतलब हम लोग कोई फ़ोन वगैरह खरीदते हैं तो ये प्रो ये प्रो मैक्स, वो प्रो मैक्स, ये क्या होता है, प्रो मतलब एडवांस है, लेकिन यहाँ ये सिस्टम उल्टा हो जाता है, ये बिल्कुल एडवांस नहीं है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस कैसा है, एब्सेंट है, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अच्छा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है, प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पॉलीसैकेराइड्स, ऊपर भी मैंने बताया। यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होता है, तो प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से, फंगस का सेल वॉल काइटिन से, और एनिमल में जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली कैसे होते हैं, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सब सेल ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट, मतलब ऐसा ऑर्गेनेली जिसके ऊपर एक अकेला और से एक मेम्ब्रेन हो, वैसे ऑर्गन्स या वैसे ऑर्गेनेली इसके पास नहीं होते सेल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हमें मिलती हैं। 70S राइबोसोम है, इसमें 70 और 80S दोनों होते हैं। सेल डिवीजन जो होता है मेनली फिजन एंड बडिंग से होता है। फिजन मतलब होता है कि जब खुद की सेल जो है वो दो भाग में बट जाए, इसको बोलते हैं फिजन। लेकिन बडिंग क्या होता है पता है, जैसे कि मान लो कि ये पैरामीशियम है, अरे वेट, मान लो कि ये पैरामीशियम है। ठीक है, इस पैरामीशियम में क्या होता है, नहीं पैरामीशियम नहीं, हाइड्रा, वेट, हाइड्रा जो होता है ये ऐसा हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस हाइड्रा में क्या होता है ना, ऐसा छोटा सा बेबी बर्ड टाइप में निकल जाता है। ये बेबी बर्ड क्या होता है, धीरे 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 ऐसे ऐसे बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है, और फिर बाद में जाके जब ये वाला जो बड़ा वाला जो बच्चा जो बड़ा हो जाता है, इसकी बॉडी क्या होती है, खुद ही डीजेनरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और ये डीजेनरेट मतलब साइड हट जाती है, टूट जाती है, और ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और ये खुद ही एक अलग ऑर्गेनिज्म होता है। इसको बोलते हैं, हाइड्रा में जो होता है बडिंग होता है, और फिजन वगैरह आपको अमीबा में मिलता है। ठीक है, सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म एंड साइनोबैक्टीरिया। याद रखिए, जो माइकोप्लाज्म है ये स्मॉलेस्ट सेल है, लिख लो, एनसीईआरटी की लाइन है, स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट, फंगी एंड एनिमल्स। ठीक है, अब देखते हैं एक सिंपल सा डिफरेंस, बस हमारा लेक्चर खत्म होने तुरंत क्वेश्चन करेंगे, फिर लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, हाँ चलो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट्स, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ये अपने को पता है, सही बात है। प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज, इनका जो साइज का जो मतलब इनका जो साइज होता है प्लांट सेल का वो ज़्यादा बड़ा होता है दैन एनिमल सेल। सेल वॉल जो होता है वो या तो सेल्यूलोज से बना होता है या कहीं कहीं काइटिन का भी बना हुआ दिखता है, और मेनली जो काइटिन का बना होता है वो कौन होता है, वो फंगल होता है। ठीक है, ऊपर अभी पढ़ा है मैंने, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ इसी में होता है, जिसमें हमने नहीं पढ़ा था, तीन चीज़ पढ़ा था, ल्यूकोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, लीरोप्लास्ट, फिर यहाँ पे एक था क्रोमोप्लास्ट और यहाँ पे एक था क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कलर था, जिसमें टोमेटो, भिंडी, मिर्ची, जो मैंने किया था थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर स्ट्रोमा और ग्रेना था। ठीक है, याद रखें, एक बार मेरे पढ़ाने के बाद ना प्लीज़ मैं कहूँगी टैब बंद करके फ़ोन साइड करके एक झलक नोटबुक को ज़रूर देखिएगा, और खुद आप ये चीज़ फीडबैक दोगे कि हाँ सही में ये इफेक्टिव काम करता है। ठीक है, अब देखो, वैक्यूल जो है इसमें लार्जर इन साइज होता है, लेकिन इसमें जो वैक्यूल होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, ये एक टॉपिक है
जो मेरे को पढ़ाना मैंने ज़रूरी समझा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। वाटर बैलेंस ऑफ द सेल, इसमें क्या होता है ना, बहुत सिंपल सा मैं बस एक किशमिश से ही आपको ये पूरी सारी चीज़ें समझा दूंगी, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा पेशेंस और रख लो, है ना। जो भी पानी का या भी जो भी चीज़ें फ्लूइड का जो फ्लो होता है ना, वो कैसा होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आया? जो भी चीज़ का फ्लो होता है वो कैसा होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें ना 3 भाग में इसको डिवाइड किया, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। तो आइसो मतलब समझो कि एकदम न्यूट्रल है, इसको कोई झंझट नहीं है, न्यूट्रल एकदम बिंदास आदमी है, ठीक है, ना लेने का ना देने का, 1 नंबर झकास, ठीक है। अब जो मेन जो खिलाड़ी हैं वो ये दोनों हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। बाप रे, हाइपर है एकदम, कैसे हाइपर है ये देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये जो गोला है ना, ये एक समझो एक किशमिश है, ठीक है, किशमिश है। अगर आप किशमिश को, जैसे कि मम्मी लोग क्या करती है, रात में किशमिश भिगो के रखती हैं और सवेरे हमें जब किशमिश मिलते हैं तो वो स्वेलन होते हैं, मतलब फूल जाते हैं। तो ये फूलते क्यों हैं? स्वाभाविक, सबका कॉमन सेंस है यार, सब बोल देंगे मैम पानी अंदर घुस जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, मतलब किसका कंसंट्रेशन कम है, सल्यूट का कंसंट्रेशन कम, इसका कम है तभी ना इसके अंदर कोई घुस पाया। अरे मेरे अंदर ताकत कम रहेगा तभी ना हमको कोई 2 घुसा मार के चल जाएगा, मेरे अंदर ही ताकत रहेगा तो उसी को हम गिरा देंगे, है कि नहीं। तो यही वाली बात, इसके अंदर जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है। अब 1 मिनट बता दूं कि सल्यूट क्या होता है। देखो अगर आप वो पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, जब मैं पढ़ाऊंगी तो सल्यूट और सॉल्वेंट बताऊंगी। जो सल्यूट होता है ना, कोई भी सल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी सल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है, वो होता है सल्यूट, और जो मोर क्वांटिटी में होता है वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ये पानी है, ये पानी ज़्यादा क्वांटिटी में, ये सॉल्वेंट जैसा काम कर रहा है, ठीक है। या फिर इसको हमने नॉर्मल लैंग्वेज में वाटर कंसंट्रेशन लिख दिए। लेकिन जो ये अंदर वाला है, ये क्या है, ये सल्यूट है, खुद एक सेल क्या है यहाँ पे, सल्यूट जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, किशमिश रात में भिगोया, हाँ ठीक है भिगोया, पानी में भिगो दिया, बिल्कुल भिगोई। अब क्या हुआ कि पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, सल्यूट का कंसंट्रेशन कम था। तो सल्यूट का कंसंट्रेशन कम था तो पानी कहाँ से कहाँ आएगा, कंसंट्रेशन, जो चीज़ें कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी अंदर की तरफ चला जाएगा, जब अंदर की तरफ जाएगा तो ये फूल जाएगा, और जैसे ही ये फूल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, सेल जो है वो गेन्स वाटर, सेल ने पानी ले लिया, गेन्स, ठीक है, वाटर। अब दूसरा आता है हाइपोटोनिक। एक हाइपर की बात हो गई, न्यूट्रल साहब बैठे हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में इसका एकदम ऑपोजिट होता है, मतलब जो कंसंट्रेशन अब जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन कहाँ होगा, अंदर होगा, और बाहर कैसा होगा, लोअर कंसंट्रेशन। और अंदर से क्या होती है चीज़ें, यहाँ से सेल से, क्योंकि हमें पता है, हमने यहाँ मूल मंत्र क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें जाती है। तो कहाँ से जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो सेल फूला हुआ था अब ये श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि इसने अपना जो भी इसके अंदर जो पानी या रस, जो मॉइस्चर, जो भी, मतलब कुछ भी, एक आसान भाषा में बता रही हूँ, जो भी चीज़ है वो कहाँ चली गई, बाहर चली गई। जब बाहर चली गई तो क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि सेल लूजेस वाटर। यहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, हायर कंसंट्रेशन में था, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन कम था। मतलब वाटर का कैसा कंसंट्रेशन था, लो कंसंट्रेशन था। मूल मंत्र ये बोलता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएगा, ये जो सेल है ये श्रिंक कर जाएगा और पानी लॉस कर देगा। अब आइसोटोनिक आते हैं। न्यूट्रल साहब में, न्यूट्रल है, आइसो मतलब आइसो, न्यूट्रल है। सल्यूट का कंसंट्रेशन और वाटर का कंसंट्रेशन एक बराबर है, तो यहाँ पे कोई फ्लूइड का अप एंड डाउन नहीं होगा। समझ में आया। 2-3 वर्ड है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और अच्छों को इसका डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। दोनों में पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, दोनों में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो फिर ये डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखिए कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नॉर्मल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें जा रही हैं,
ठीक है, डिफ्यूजन बोलेंगे। लेकिन जब भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन किसी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे मान लो गैप्स हैं। ये जो गैप्स है ये काम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं चेक एंड बैलेंस करके कुछ ही मटेरियल अंदर की तरफ भेज रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, सेमी परमिएबल, फुल परमिएबल नहीं है तो सबको जाने देता ना, सेमी परमिएबल कुछ कुछ को जाने दे रहा है, जिसको जाना है उसी को जाने दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे। और इस टाइप के मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही होता है सब चीज़, लेकिन जो इस टाइप का मूवमेंट होता है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूवमेंट क्या बोलते हैं क्रॉस होता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। बस 2 मिनट और दे दो, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, मैं एक बार देख लेती हूँ और फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। अच्छा ठीक है भैया, क्या नहीं मिलता है, तो नन ऑफ दिस तो पहले हटा दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब बताओ, न्यूक्लियस तो मिलेगा नहीं, तो न्यूक्लियस नहीं मिलेगा तो सेल काम कैसे करेगा। कंट्रोल रूम, ब्रेन ऑफ द सेल, मन फलना ढिमकी हमने पढ़ लिया इसके अंदर, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियस नहीं रहा तो सेल कैसे काम, तो न्यूक्लियस तो होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भैया एटीपी जनरेट करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, लेकिन हमने ध्यान से अगर आप याद करो तो सेल वॉल ऑफ द सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज किस में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। काइटिन किस में मिलता है, फंगस में मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आओ, विच ऑर्गेनली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के और ऐसा कौन सा है जिसके पास अपना खुद का क्या है, डीएनए है। तो कौन है वो बताओ। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो वो लोग बोलते हैं जैसे कि ये होता है कि बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पे चले जाएगा तो यही सारे क्वेश्चंस रिपीट करेगा और कुछ नहीं करेगा वो, है ना। तो ये सारी इसलिए मैं आपको यहीं पे करवा दे रही हूँ। बताओ, मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया है इसका आंसर, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए तो वो कैसा होता है, कौन सा शेप होता है, सर्क्यूलर। कौन सा शेप होता है, सर्क्यूलर, ठीक है, डीएनए होता है। इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस भी होता है और खुद का अपना डीएनए भी होता है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन निकाला है, इसको ध्यान से पढ़ो। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ आपको, है ना। देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बताना है प्लांट और एनिमल सेल की कंपैरेटिवली। अब पढ़ो इसको। अ प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल, हाँ तब से तो मैं बता रही हूँ भैया, प्लांट सेल है सेल वॉल। प्लांट फंगस के पास काइटिन होता है, प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। वाइल एनिमल सेल डज नॉट, सेल डू नॉट, मतलब एनिमल सेल के ये बोल रहा है कि प्लांट सेल में सेल्यूलोज होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। हाँ तो सही तो बोला है, एनिमल सेल में सेल्यूलोज होता ही नहीं है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है वो सेल वॉल में होता है और सेल वॉल एनिमल में होता ही नहीं है। और सेल वॉल किस में होता है, प्लांट में होता है। इसलिए प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन एनिमल के पास सेल वॉल होता नहीं है, तो वहाँ पे सेल्यूलोज हो कि नहीं हो उसके पास कुछ नहीं होता है ना। तो ये सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, प्लांट के पास सेल्यूलोज होता है, एनिमल के पास नहीं होता, सही बात है। 1 ठीक है, चलो ठीक है, 1 और 1 और 1 ठीक है, तो ये नहीं हुआ। 2 और 3 गायब कर दो, ठीक है गायब कर देते हैं, ठीक है गायब कर देते। अब आते हैं, हो गया तो 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब आते हैं, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। मैंने क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक यूनिवर्सल लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक यूनिवर्सल लेयर है। यूनिवर्सल का मतलब ये प्लांट में भी होता है और ये एनिमल में भी होता है, लेकिन ये बोलता है कि प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है और एनिमल सेल के पास है। बक गलत बोल रहे तुम, हटो यहाँ से, हटाओ इसको, हटाओ इसको, आंसर पहुँचो, समझ गए। 2 को हटा दो ना, आंसर पहुंच जाओगे। लेकिन तब भी चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए ये भी देख लेते हैं। अब मैच्योर प्लांट सेल हैज़ 1 लार्ज वैक्यूल वाइल एन एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल। तब से बोल रही हूँ, जब वैक्यूल मैंने पढ़ा था, बताया था स्टार पॉइंट क्या है, वही है। प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज होता है और जो एनिमल में होता है वो स्मॉल साइज होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ बताइए, 1 और 3, ओके। चलो, द पावर हाउस ऑफ द सेल किधर पूछा है, 64 बीपीएससी में, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, मारना है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए है, खुद का अपना न्यूक्लियस है। डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है, राइट, नहीं और एक है, ओके हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वही है, सॉरी ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग कर लेना,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, कौन से प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है? प्रोटीन तो हमें एक चीज़ पता था, क्या? राइबोसोम। ढूंढो कहाँ बैठा है भाई, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये है आपका सही आंसर। कब पूछा? यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम के साथ क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो होता है, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो है उसके पास राइबोसोम होता है और स्मूथ के पास राइबोसोम नहीं होता। इसके पास राइबोसोम होता है इसलिए वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसके पास नहीं होता है इसलिए ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है, LIPID, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत मज़ा आया हो, ठीक है। थोड़ा बोरिंग था लेकिन मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जितना मेरा कैपेसिटी हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सुन के लिखिए, नोट्स भेजिए, मुझे वेट रहेगा, ठीक है। और जैसे बनाया है वैसे बनाइए, ओके। थोड़ा नीट लिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सुंदर दिखेगा ना, तो सुंदर मतलब ये नहीं कि पूरा रंग देना है, मतलब हैंड राइटिंग आराम से सुकून से बैठ के बनाइए, जब आपके पास टाइम हो तभी बनाइए, हड़बड़ाहट में मत बनाइए, क्योंकि सुन के ध्यान से लिखिएगा, बुक बंद करके एक बार रिवीजन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें सेल डिवीजन है, समझने वाला पार्ट है, रटने वाला पार्ट थोड़ा कम है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।